नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अम्मा और अनुषा को लेने। आपने साथ जाना है या घर ही रहना है? ज़ईम ने ड्रेसिंग की तरफ कदम बढ़ाते उससे पूछा था। मैं साथ जाऊंगी। आवाज झट से खड़ी हो गई थी। इसके जल्दबाजी पे ज़ईम ने नजर घुमाते उसे देखा था। शायद वो कल वाले वाक़े से कुछ ज्यादा ही डर गई थी। जल्दी से रेडी हो जाएं फिर, ज़ईम ने कहा तो वो सर हिलाते अलमारी की तरफ बढ़ी थी। फिर 10 मिनट तक रेडी होकर ज़ईम के सामने खड़ी थी। आपको कुछ बनाना आता है? ज़ईम ने उसकी तरफ देखते पूछा था तो उसने नफी में सर हिलाया तो वो गहरा सांस भर के रह गया और फिर उसे लिए शहर के लिए निकल गया। हॉस्पिटल जाने से पहले उन्होंने एक ढाबे पे नाश्ता किया था। बकौल ज़ईम के होटल जाने की उसकी औकात नहीं है, जिसपे अहवाद ने उसे घूरते हुए कहा था कि वो इतना गरीब भी नहीं है जितना वो खुद को जाहिर करता है। बदले में उसने बस कंधे उचकाए थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही ज़ईम ने काफ़ी देर अम्मा और अनुषा को खुद के साथ भींच के रखा था, जैसे वो इन दोनों को सदियों बाद मिल रहा हो। अहवाद ने भी अनुषा से हाल हवाल पूछा था। फिर वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते उसे डिस्चार्ज करवा के घर ले आए थे। ज़ईम उन्हें घर छोड़कर खुद हवेली के गाड़ी देने गया था। बस पोर्च में गाड़ी पार करके वो बाहर आ गया था। अंदर जाने की उसे इजाज़त नहीं थी। हवेली से निकलते वो डेरे पे आया था। वहाँ चौधरी हशमत के साथ मौजूद सुलेमान और जैन को देखते वो चौंका था। उसे अभी तक चौधरी हशमत के बेहोश होने का पता नहीं था। उन्हें सलाम करके आगे बढ़ने लगा था। रुको ज़ईम, मुझे तुमसे बात करनी है। चौधरी हशमत की आवाज़ पे उसके फटते कदम रुके थे। जी साईं। वो वापस पलटते चौधरी हशमत के सामने आकर रुका था। वो फजलो मुंशी ने काफ़ी अरसा हो गया है हमसे कर्ज लिया है, वापस ही नहीं किया उसने अभी तक। तुम जाकर पता करो कब तक वापस करने का इरादा है उसका। चौधरी हशमत ने डायरेक्ट बात करने की बजाय घुमा फिरा के बात की थी। साईं, वो तो परसों दे गया था पैसे। आप डेरे पे नहीं थे और मेरा हवेली जाना मना है, इसलिए मैंने लॉकर में रख दिए थे। फिर कल आप लेट आए थे और तब मैं तबीयत खराबी की वजह से छुट्टी लेकर चला गया था। याद नहीं रहा था आपको बताने का। ज़ईम ने संजीदगी से उन्हें बताया था। जाओ लेकर आओ वो पैसे। चौधरी हशमत की बजाय सुलेमान ने कहा तो उसने चौंक कर हैरत से उसकी शक्ल देखी थी, जहाँ अजीब से तासुरात छाए हुए थे। उसकी छठी हिस्स ने उसे किसी अनहोनी की खबर दी थी। उसने अपनी हैरत पे काबू पाया और कमरे की तरफ भट गया था। लॉकर खोला तो खाली लॉकर उसका मुंह चिढ़ा रहा था, जहां बस रजिस्टर थे, जबकि पैसों का नामो निशान कहीं नहीं था। ज़ईम के सर पे तो मानो सातों आसमान टूट कर गिर गए थे। फिर उसने सारा लॉकर छान मारा मगर उसे कुछ ना मिला। ओ मेरे अल्लाह, कहाँ गए पैसे? वो परेशानी से बुड़बुड़ाया था और एक दफा फिर पूरा लॉकर छान मारा, मगर इस दफा फिर उसे मायूसी का सामना करना पड़ा था। क्या हुआ? नहीं मिले पैसे क्या? वो लटका हुआ मुंह लेकर वापस आया तो सुलेमान ने पूछा था। नहीं, पता नहीं कहाँ गए, मैंने खुद लॉकर में रखे थे, मगर अब मिल ही नहीं रहे। ज़ईम की परेशानी उसके लहजे से ही छलक रही थी। पैसे लॉकर में होंगे तो मिलेंगे ना। वो पैसे तुमने खुद गायब किए हैं और अब हमारे सामने अनजान बनने के ड्रामे कर रहे हो। और कितना बेवकूफ़ बनाओगे हमें? सुलेमान अपना जब्त खोते हुए चिल्लाया था। ज़ईम ने बेयकीनी से पहले उसे और फिर चौधरी हशमत को देखा था, जिन्होंने उसकी बात की तरदीद के लिए कुछ भी नहीं कहा था। यानी वो भी मान रहे थे कि वो पैसे उसी ने गायब किए हैं। मैं क्यों पैसे गायब करूंगा? ये तो बस 2 लाख थे, मेरे पास तो 80-90 लाख तक भी पैसे रहे हैं। मैंने कभी वो गायब नहीं किए, तो ये क्यों करूंगा? ज़ईम ने बेयकीनी और दुख से कहा था। अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे ना? तो तुमने बाबा साईं की बेहोशी का फायदा उठाया। वो बेहोशी हुए, वकास उन्हें घर लेकर गया था। उनकी गैर मौजूदगी तुम्हारे लिए सुनहरा मौका था। तुमने ही कर लिए होंगे गायब। तुम यहाँ से पूछने वाला जो कोई नहीं है तुम्हें। और लॉकर खुलता ही तुम्हारे और बाबा साईं के फिंगरप्रिंट से है, तो कोई और कैसे निकाल सकता है? सुलेमान की बात पे उसे धचका लगा था। चौधरी हशमत बेहोश कब हुए थे? साईं, बेहोश कब हुए थे आप? उसने तो गोया पूरी बात में बस चौधरी हशमत का बेहोश होना ही सुना था। कल ही जब तुम तबीयत की खराबी का बहाना करके घर गए थे, मुझे तो लगता है तुमने ही कुछ किया होगा, वरना कोई अचानक ऐसे कैसे बेहोश होता बगैर किसी वजह के? और अगर वकास वक्त पर ना आता तो न जाने बाबा साईं की कितनी देर यहाँ बेहोशी पड़े रहते। कुछ हो जाता तो? सुलेमान बदगुमानी की इंतहाओं को छू रहा था। उसकी बातों पर लम्हा लम्हा ज़ईम का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। बस बहुत हो गया, मैंने आवाज से निकाह किया है। जब सबको ये बात पता चली तो मैंने तस्दीक की थी, मुकरा नहीं था। अगर अब मैं पैसे लिए होते अपनी बहन के इलाज के लिए तो मैं डंके की चोट पे इकरार करता, इस बात के मुकरा नहीं। और आप लोगों का वकास जितना शरीफ है वो मुझसे पूछें। रात अस्पताल से वापसी पे उसने मुझे और अहवाद पे हमला किया ताकि अहवाद की इज्जत। ज़ईम ने शदीद गुस्से में बात अधूरी छोड़ दी थी। अब की बार चौंकने और हैरत से दंग रह जाने की बारी इन तीनों की थी। मैंने जितनी मुश्किलों से खुद को और उन्हें बचाया है ये मुझे ही पता है, और मुझे लगता है साईं बेहोशी और इन पैसों के पीछे गायब होने वाले हाथ में भी इसका ही हाथ है। ज़ईम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बस करो ज़ईम, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये सब करोगे और खुद को बचाने के लिए मेरे भतीजे को बदनाम कर रहे हो। चौधरी हशमत की बात सुनकर बेयकीनी से उसकी आंखें फैली थी। साईं, मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप हमेशा कहते थे ज़ईम मुझे मेरे बेटों से बढ़ के अजीज है, लेकिन आज मुझे पता चला वो सब झूठ था। आपको तो मुझ पर जरा बराबर भी यकीन नहीं। वो सब दावे झूठे थे। खैर, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो अपनी बेटी से पूछ लीजिएगा, अपने भतीजे की कारस्तानियां। यकीनन आपकी बेटी पर तो आपको यकीन होगा ना? अजियत भरे लहजे में ज़ईम ने उन्हें कहा था। मैं अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकता, आप किसी और मुंशी का इंतजाम कर लें और आपके 2 लाख भी आपको लौटा दूंगा, सबूतों के साथ कि वो मैंने चोरी नहीं किए। ज़ईम अपनी बात मुकम्मल करते
इन तीनों को वर्ताए हैरत में डालते वहां से चला गया था। पीछे वो तीनों उलझ कर रह गए थे, क्योंकि उनके लहजे से लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन अगर वो झूठ नहीं बोल रहा था तो पैसे कहाँ गए? यही सवाल उन तीनों के दिमाग में घूम रहा था। ये फाइज न जाने कहाँ गायब है, ना कॉल उठा रहा है, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। अहवाद फाइज का नंबर कोई 10वीं बार मिला रही थी, बेल जा रही थी, लेकिन वो उठा ही नहीं रहा था। ना उठाओ, तुम्हें तो मैं कल यूनी में आकर पूछूंगी। एक दफा फिर ट्राई करने से पहले वाला ही रिस्पॉन्स मिला तो वो गुस्से से मोबाइल बेड पे फेंकते बुड़बुड़ाई थी। तभी ज़ईम एक झटके से दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ था और फिर दरवाजा जोरदार आवाज में बंद करते जाकर सोफे पे बैठ गया था। अहवाद ने हैरानगी से उसे देखा था। वो घर यही कह के गया था कि हवेली गाड़ी देकर वो डेरे जाएगा, लेकिन घर क्यों आ गया था? क्या हुआ है ज़ईम? तुमने तो डेरे जाना था, घर क्यों आ गए? ओसे में भी लग रहे हो, खैरियत है? अहवाद ने उसे बार बार मुट्ठी खोलते बंद करते देखकर हैरत से पूछा था। ज़ईम, मैं कुछ पूछ रही हूँ। अपने सवाल के जवाब में खामोशी देकर अहवाद ने एक दफ़ा फिर उसे मुखातिब किया था। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना मैं आपकी बात मानता और ना ही खुद को इतना बेतबार बनाता। गुस्से से खोलते वो उठ के उसके मुकाबले आते ही दबी दबी आवाज में चीखा था। क्या हुआ है ज़ईम? अहवाद हैरान सी उसे छोला जवाला बने देख रही थी। डेरे पे मौजूद लॉकर से 2 लाख गायब हुआ है और आपके भाई और बाबा साईं को लगता है कि वो पैसे मैंने गायब किए हैं। 10 साल की रियाजत का ये सिला मिला है मुझे, अपनी मजबूरी का। सौदा करने की वजह से सबकी नज़रों में बेतबार हुआ हूँ। जितने गुस्से और जोश से उसने ये बात शुरू की थी, इख्तिताम तक आते आते गुस्सा कहीं गायब हो गया था। बस बेबसी रह गई थी। क्या? बाबा साईं ये सोच भी कैसे सकते हैं कि पैसे तुमने चोरी किए हैं? तुमसे जो मैं खार खाती थी वो अपनी जगह, लेकिन इस बात का तो मुझे भी यकीन है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर बाबा साईं ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अहवाद के लहजे में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। बस आपकी मेहरबानी है जो ये नाचीज हर तरफ से जलीलो ख्वार हो रहा है। ज़ईम ने गुस्से से लफ्ज चबा चबा कर अदा किए थे। एक्सक्यूज मी, अगर मेरा फायदा था इस निकाह में तो तुम्हारा भी था, इसलिए तुम अब सिर्फ मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। अहवाद ने भी उसे याद दहानी करवाना जरूरी समझा था। हाँ, हो गई गलती, एक दफा इज्जत नफ्स मार लेता तो ये रोज रोज का अजाब सहने से तो बेहतर था। शायद ज़ईम को आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा आया हुआ था, इसलिए वो उसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं कर रहा था। और ये आपका इरादा कब तक जाने का है? ताकि मैं एक दफा ही रज के जलील हो जाऊं। बार बार होते शायद मैं अपना जब्त खोते सच में ही ना बोल दूं। इसलिए बेहतर है जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चली जाएं। ज़ईम ने कहा तो अहवाद ने बेयकीनी से उसे देखा था, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि ये ज़ईम ने कहा है। ज़ईम उसकी खुद पे जमी नजरें देखकर उसे नजरें चुरा गया था। ये बात उसने इसलिए नहीं कही थी कि वो उसकी वजह से ख्वार हो रहा है, बल्कि वो सच में चाहता था कि वो यहाँ से चली जाए। वो ज्यादा देर वहां रुक रहकर अपने और उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रही थी। वो नहीं चाहता था कि वो अपने वादे से मुकर जाए, क्योंकि आजकल अक्सर उसका दिल उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे उकसा रहा था और वो नहीं चाहता था कि उसके ऐसा कुछ हो जाए जो उसे अहवाद और अपनी नज़रों में गिरा दे। इसलिए उसका जाना ही बेहतर था। जहाँ इतना बर्दाश्त किया है वहाँ थोड़ा सा और कर लो। बस बहुत जल्द चली जाऊंगी यहाँ से। अहवाद ने उसका नजरें चुराना देखकर संजीदगी से कहा और कमरे से निकल गई थी। उसके बाहर जाते ज़ईम ने गुस्से से एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ पे मारा था। बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द चली जाए, लेकिन वो उसे ये ऐसे नहीं कहना चाहता था। यकीनन उसे बहुत बुरा लगा होगा और यही सोच के उसे अपने पे गुस्सा आ रहा था। अहवाद रूम से निकलकर सीधा छत पे गई थी और छत के एक कोने में जाकर बैठ गई थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ज़ईम की बात सुन के उसे अपना घर और बाबा साईं याद आए थे और साथ ही अपने कांच के कॉलेज के ज़माने का एक वाक़या याद आया था, जब एक दफ़ा ज़ैन ने तंग करने के लिए उसे कहा था कि ये घर उसका नहीं है, जल्दी वो इसे घर से निकाल देंगे। इसका मतलब था कि अहवाद शादी करके यहाँ से चली जाएगी, लेकिन अहवाद ने मतलब समझते बगैर रो रो के पूरा घर सर पे उठा लिया था कि ज़ैन ने कैसे कह दिया कि ये घर उसका नहीं और वो उसे निकाल देंगे। तब चौधरी हशमत ने ज़ैन की दुर्गत बनाई थी और कहा था कि ये घर अहवाद का है, इसे कोई यहाँ से निकालने की जरूरत भी नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता वो जिसे मर्जी चाहे घर से निकाल सकती है, लेकिन आज तक उसकी एक ख्वाहिश की वजह से उसके घर वक्त के दरवाजे उस पर बंद कर दिए गए थे और उसका घर का मालिक भी उसे यहाँ से जल्द जाने का कह रहा था। बाबा साईं, अम्मा साईं, उसके मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले थे और उसने हाथों में मुंह ढांपते हुए हिचकियों से रोना शुरू कर दिया था। ज़ेन जो अपने गिल्ट की वजह से उसे ढूंढने निकला था, उसे छत के एक कोने में बैठे देखकर रोता देखकर उसे तासुब से आन खेरा था। अपनी 2 उंगलियों से माथा सहलाते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। अहवाद उसके पास पहुंचते ज़ेन ने धीमे से उसका नाम पुकारा था। अपने नाम की पुकार पे उसका हिचकोले खाता वजूद थमा था। उसने जल्दी से आंसू साफ करते खुद को कंपोज किया था। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में न जाने क्या क्या कह किया आपसे। आप जब तक चाहें रह सकती हैं यहाँ। ज़ईन ने उसके जरा से फासले पे बैठते पशेमानी से कहा था। इट्स ओके, वैसे भी कोई किसी के अपने घर कितना अरसा रख सकता है, एक ना एक दिन तंग आ ही जाता है। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊंगी, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। संजीदगी से कहते वो उठ के नीचे चली गई थी। पीछे ज़ईन बैठा खुद को कोस रहा था कि उसने अपनी जुबान पे कंट्रोल क्यों नहीं रखा था। ज़ईन के जाने के बाद वो तीनों भी हवेली वापस आ गए थे। चौधराइन उन्हें इतनी जल्दी वापस आते देखकर हैरान हुई थी। इस पर चौधरी हशमत ने पूरी बात उन्हें बताई थी। सारी बातें सुनकर चौधराइन को भी हैरत हुई थी।
जो भी है, लेकिन ज़ईन ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, उसने हमारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन चौधरी वो कभी चोरी नहीं कर सकता। उनकी आंखों के सामने वो जवान हुआ है और उसकी तरबियत में उसकी माँ से ज्यादा हमारा हाथ है। तो हम कैसे अपनी तरबियत पे शक कर सकते हैं? चौधराइन का दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि ज़ईन चोरी कर सकता है। लेकिन नेक वक्त फिर पैसे कैसे गायब हो सकते हैं, क्योंकि लॉकर तो मेरे और उसके फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। चौधरी हशमत का लहजा उलझन से भरपूर था। उनकी बात सुन के ज़ैन चौंका था। उसके माइंड में कुछ क्लिक हुआ था। एक मिनट बाबा साईं, लॉकर आपके भी फिंगरप्रिंट से खुल जाता है? और आप कल बेहोश हुए थे ना, तो क्या आप एकदम से बेहोश हो गए थे या पहले भी तबीयत कुछ गिरी गिरी सी थी? ज़ैन के सवाल पे सबने चौंक के उसे देखा था। नहीं, इससे पहले तो कुछ भी बिल्कुल ठीक था। बस अचानक से सर घूमने लगा और मैं बेहोश हो गया था। जब आंख खुली तो घर पे था, चौधरी हशमत ने सोचते हुए जवाब दिया था। अब डॉक्टर के पास गए थे या डॉक्टर को बुलाया था? उसने मजीद पूछा था तो उन्होंने नफी में सर हिलाया था। हो सकता है ये ज़ईन भाग को फंसाने की किसी की साजिश हो, क्योंकि लॉकर आपके फिंगरप्रिंट से भी खुल जाता है, तो आपकी बेहोशी के दौरान कोई भी आपके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते लॉक खोल सकता है। ज़ैन की दलील में सबको दम लगा था। लेकिन कोई ज़ईन को क्यों फंसाएगा? चौधरी हशमत ने एक नुक्ता उठाया था। माफी के साथ, लेकिन मुझे वकास पे शक है, ज़ैन ने कहा तो सब एक दफा फिर चौंके थे। आपकी बेहोशी से पहले वो डेरे आया था और वो भी अचानक। फिर वो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाने की बजाय हवेली ले आया, क्योंकि वो अगर डॉक्टर के पास लेकर जाता तो डॉक्टर ने झट बेहोशी की वजह बता देनी थी। और ज़ईन भाभी कह रहे थे कि वो वकास ने कल रात उन पर हमला किया था। इन सब बातों में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। ज़ैन ने कड़ी से कड़ी मिलाई थी, जिसके बाद सब वकास की तरफ से मशकूक होने पर मजबूर हो गए थे। मैं अभी वकास को बुलाता हूँ, सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। चौधरी हशमत के चेहरे पे दबा दबा गुस्सा था। नहीं बाबा साईं, अगर उसने ये सब किया होगा तो वो आपकी इस तफ्तीश से अलर्ट हो जाएगा। ज़ैन ने जल्दी से उनकी बात की तरतीब की थी। तो फिर क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ के तमाशा देखें? सुलेमान ने गुस्से से कहा था। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा। सबसे पहले तो आप इसे पकड़े जिसने आपसे पैसे लिए हैं। इसी ने बाबा साईं की तवज्जो इन पैसों की तरफ मबजूल करवाई थी, वरना बाबा साईं को तो इन पैसों का पता ही नहीं था। इसके अलावा अपना एक आदमी खास वकास की जासूसी पे छोड़ दें, कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। ज़ैन ने तेजी से अपना दिमाग चलाया था। बाबा साईं अकेले ये सब कैसे करेंगे? मुझे आज शाम तक लाजमी वापस जाना है, क्योंकि मेरी तो कल मीटिंग है। सुलेमान ने पेशानी मसली थी। कोई नहीं, आपकी मीटिंग है, मेरी तो नहीं ना, मैं यही हूँ। ज़ैन ने इत्मीनान से उसे तसल्ली दी थी। ऑलरेडी बहुत छुट्टियां कर चुका है, बॉस ने निकाल देना है तुझे ऑफिस से। सुलेमान ने उसकी तवज्जो उसकी पहली छुट्टियों की तरफ दिलाई थी। निकाल दिया तो मैं कोई नहीं, नई जॉब ढूंढ लूंगा, आप टेंशन ना लें। उसके इत्मीनान में जरा बराबर भी कमी नहीं आई थी। तो ये भी कह सकता था कि बाबा साईं की जमीनें संभालेगा? सुलेमान ने एक आंख बिंद करते से छेड़ा था। ना, वो सीट ज़ईन भाग की है। मुझे यकीन है बाबा साईं इससे भी ज्यादा कर लेंगे। ज़ईन भाग के साथ वो कभी बाबा साईं से नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बाबा साईं ने उन्हें बेटा समझा है तो ज़ईन भा ने भी उन्हें हमेशा बाप का दर्जा दिया है। पीछे कुर्सी से टेक लगाते उसने कहा था। उसकी बात सुनकर चौधरी हशमत के अंदर पछतावों ने सर उठाया था। कैसे उन्होंने पल में ही ज़ईन को चोर मान लिया था। वैसे वो उसे जानते हो ना। इस बात को गुजरे 2-3 दिन हो चुके थे और उन दोनों की बातचीत फिर से बंद हो चुकी थी। ज़ईन बस उसे यूं ही छोड़कर आता और पिक कर लेता था। इन 2-3 दिनों में वो एक दफा भी डेरे नहीं गया था। घर पे रह के बस यही सोचता था कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है। अम्मा और अनुषा को भी इस बात का पता चल चुका था और उन्हें भी चौधरी हशमत के ज़ईन को चोर कहने मान लेने पर दुख हुआ था। दूसरी तरफ अहवाद फाइज से निकाह की बात करने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन वो था कि यूनिवर्सिटी आकर नहीं दे रहा था और ना ही उसके मैसेज और कॉल का रिप्लाई दे रहा था। और न जाने क्यों अहवाद का दिल बैठा जा रहा था। एक फाइज का पता नहीं चल रहा था, दूसरा आजकल उसे शिद्दत से अपने माँ बाप की याद आ रही थी, जिसकी वजह से बात बात पे उसकी आंखें भीग जाती थी। आज भी मामूल के मुताबिक ज़ईम उसे यूनी छोड़ के गया था। वो थके थके कदम उठाते हुए यूनी में दाखिल हुई थी और एक आस लिए अपनी मखसूस जगह पर नजर दौड़ाई थी कि शायद आज फाइज आया हो, लेकिन इसे फिर से मायूसी का सामना करना पड़ा था। वो सर झटकते क्लास की तरफ फट गई थी। फिर पूरा दिन क्लासेस में बिजी रहने के बाद आखिरी क्लास में ग्राउंड में अपनी मखसूस जगह की तरफ आई तो वहां बैठे फाइज को देखते उसका झटका लगा था। उसने अपनी आंखें मसल के दोबारा सामने देखा कि कहीं उसकी नज़र का धोखा तो नहीं, लेकिन आंखें मसलने के बाद भी वो गायब ना हुआ तो उसे यकीन हो गया कि वो सच में वही है। उसने जल्दी से कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। फाइज, कहाँ थे तुम? मैं कितने दिन से तुम्हें कॉल और मैसेजेस कर रही हूँ, ना तुम मैसेज का जवाब देते हो ना कॉल का, और ना ही यूनी आते हो। कहाँ गायब थे? उसके सर पे पहुंचते आवाज नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी सुर्ख और सूजी हुई आंखें और उसका हद दर्जा संजीदा चेहरा देखकर वो ठटकी थी। क्या हुआ फाइज? उसके सामने बैठते आवाज ने तशवीश से पूछा था। बाबा की डेथ हो गई है, फाइज ने मुख्तसर जवाब देते चुप होना जरूरी समझा, जबकि आवाज का दिल दुख से भर गया था। ओह आई एम सॉरी, बहुत दुख हुआ। अल्लाह पाक तुम्हारे बाबा की मगफरत फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और तुम लोगों को सब्र दे, आमीन। अहवाद ने सुर्दगी से कहा था, जिसपे फाइज ने भी बस सर हिलाया था और फिर दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। फाइज पे वक्त तो नहीं है ये बात करने का, लेकिन करनी भी जरूरी है। कुछ देर की खामोशी के बाद अहवाद ने झिझकते हुए कहा तो फाइज की सवालिया नजरें उसकी तरफ उठी थी। वो
वो अहवाद को समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। वो दरअसल बात यह है कि वो ज़ईन पूछ रहा था कि तुम कब तक शादी करोगे मुझसे, क्योंकि हम जितना लेट होंगे उसके लिए और हमारे लिए मुश्किलात ही बढ़ेंगी। अहवाद ने हाथों को मसलते हुए बमुश्किल अपनी बात उसकी तक पहुंचाई थी, जिसके जवाब में उसे जामद खामोशी ही मिली थी। फाइज। काफ़ी देर की खामोशी के बाद अहवाद ने परेशानी से उसका नाम पुकारा था। तुम तो हमारे घर के हालात जानती हो ना। जब तक बाबा थे उनकी पेंशन से घर का निज़ाम चल रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं रहे तो सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई हैं। दो जवान बहनें हैं, उनकी शादी का फर्ज भी मेरे कंधों पर आ गया है। अगर ऐसे में मैं शादी कर लूंगा तो लोग क्या कहेंगे? कितना खुद गर्ज है। बाप को मरे अभी कुछ अरसा भी हुआ है और उसने शादी रचा ली है। फाइज अपने हाथों को देखते हुए बोल रहा था। फाइज, तुम कहना चाह रहे हो क्या? खुल के बोलो, आवाज ने खौफजदा होकर पूछा था। वो जो कहना चाह रहा था वो बिल्कुल सादा और आसान था, लेकिन वो समझ के भी समझना नहीं चाह रही थी। खुल के बोलूं तो मेरी बातों का ये मतलब है कि मैं अभी शादी की पोजीशन में नहीं हूँ। घर की और बहनों की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे हैं। तो मैं पहले बाहर जाऊंगा। बाबा के एक दोस्त वीज़ा लेकर दे रहे हैं। सारा खर्चा वही कर रहे हैं, जो बाद में मुझे उनको सारे पैसे वापस लौटाने हैं। घर के हालात ठीक होने के बाद बहनों की शादी करूंगा और फिर अपना सोचूंगा। उसके स्पॉट लहजे पे अहवाद ने बेयकीनी से उसे देखा था, जिसके लिए उसने माँ बाप का दिल दुखा के एक शख्स से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, और अब वही शख्स अपनी मजबूरियों का रोना रो के अपना दामन छुड़वा के उसे बीच मझधार में अकेला छोड़ रहा था, जहां से वो ना आगे जा सकती थी ना पीछे। देखो फाइज, ये तो बस तुम मुझसे फरार हासिल करने के लिए कह रहे हो। ये भी तो हो सकता है ना कि शादी के बाद हम दोनों मिलकर सारी जिम्मेदारियां पूरी करें। वैसे भी इतना पढ़ने का कोई फायदा तो नहीं होगा ना। अहवाद ने बदहवास होते उसे कायल करने की कोशिश की थी। ऐसा कुछ नहीं होगा अहवाद, तुम जानती हो इस मुल्क का निज़ाम कितनी डिग्री होल्डर रोज नौकरी के लिए धक्के खा रहे होते हैं, और हमारी तो अभी भी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैं कहाँ से जॉब मिल जाएगी हमें? फाइज ने उसकी दलील रद्द की थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अहवाद का बस नहीं चल रहा था कि उसका गिरबान पकड़ के उसे झंझोड़ दी, लेकिन इर्द गिर्द के स्टूडेंट से जमा होने का खदशा था और वो अपनी इज्जत का कोई तमाशा नहीं लगा सकती थी। अहवाद, मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो यार। अगर मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा होता तो अब तक मैं तुम्हारा यूज कर चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मगर मैं अपने साथ तुम्हें भी कांटों पे नहीं घसीट सकता। मेरा मुस्तकबिल क्या है मुझे अभी खुद भी पता नहीं है। फाइज ने धीमे लहजे में उसे समझाना चाहा था। तो ये बात तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी ना, जब तुम मुझे इस राह पर लेकर आए थे। तुम्हारे लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, और अब तुम कह रहे हो मैं वापस पलट जाऊं? कैसे वापस पलट जाऊं? क्या रिश्ता बचा है मेरे पास? अगर मैं जाऊंगी वापस तो क्या मेरे माँ बाप मुझे कबूल कर लेंगे? और अगर कर भी लेंगे तो क्या मुझे वकास से शादी करनी होगी, जिससे कब से मैं भाग रही हूँ? आवाज उसके सामने सरापा सवाल बनी खड़ी थी। तुम एक दफा ट्राई करो। अगर तुम्हारे माँ बाप मान जाते हैं तो उनके पास चली जाओ, वरना ज़ईन तो है ही, मुझे यकीन है वो तुम्हें जिंदगी में कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसकी बेहिसी पे आवाज उसे देखते रह गई थी। मैं जानता हूँ इस वक्त में तुम्हें बेहिस बेवफा और इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान लग रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो अहवाद, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने साथ तुम्हें भी कांटों पे घसीटूं। तुम्हें आसाइशात में पली भड़ी लड़की को इन हालात में एडजस्ट नहीं कर सकोगी। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कितना अरसा दरकार है मैं खुद भी नहीं जानता। तुम सब कुछ भूल के ज़ईन के साथ अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करो। देखना बहुत जल्द तुम भूल जाओगी, क्योंकि फाइज भी था। अब मैं चलता हूँ, बस यही सब समझाने आया था। अल्लाह हाफिज। फाइज एक अलविदाई नजर उस पर डालता तेजी से कदम उठाता यूनी से निकल गया था। वो नहीं चाहता था कि उसके आंसू सबके सामने गिरे, वो उसका भरम टूट जाए। और जाने के बाद कई लम्हे अहवाद वहीं बेहिस हरकत खाली दिमाग के साथ बैठी रही थी। कुछ देर बाद वो उठी थी और बिल्कुल गुमसुम अंदाज में यूनी का गेट क्रॉस कर गई थी और बगैर इधर उधर देखे सड़क पे एक तरफ को चलने लगी थी। सुलेमान वापस जा चुका था और उसके साथ ही गजल भी, क्योंकि उसके फ्रेंड अपनी बेगमात के साथ एक जबरदस्त किस्म की पार्टी लेना चाहते थे जिसमें गजल की भी मौजूदगी हो, इसलिए वो गजल को भी साथ ले गया था। जबकि जैन गांव में ही था और हशमत साहब के साथ डेरे पे भी जाता था। उसने हर तरफ गहरी नजर रखी हुई थी कि कहीं कोई और भी तो वकास के साथ मुलव्वस नहीं, लेकिन उसे कोई भी हरकत मशकूक नहीं लगी थी, जिससे वो अब इन सब से मुतमईन हो गया था। अब बस इस आदमी को पकड़ना था जो कि 2 दिन से गायब था और डेरे कहलवा के भी जो आया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चौधरी हशमत ने कहा था कि वो घर से उठा लाते हैं, लेकिन जैन ने मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वकास उनकी तरफ से जरा भी मशकूक हो। इसलिए उसने 2 दिन सुकून से इंतजार किया था और तीसरे दिन खुद ही आ गया था। इस बात से अनजान के डेरे आते ही सबसे पहले उसे धर लिया जाएगा। वो तो अपनी तरफ से बिल्कुल मुतमईन था कि उसकी तरफ किसी का शक नहीं जाएगा। कभी कभी इंसान खुद को कुछ ज्यादा ही तुरम खान समझ लेता है। वो समझता है कि जो उसने चाल चली है क्या ही खूब चली है। उसे कोई भी नहीं सोच सकता कि वो उसकी तरफ से मुतमईन होता है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट होता है, और वो यही ओवर कॉन्फिडेंट उसे ले डूबता है। और यही इस शख्स के साथ होने वाला था। उसके डेरे आते ही जैन ने उसे कमरे में तलब कर लिया था। कमरे में इस वक्त चौधरी हशमत भी मौजूद थे। चौधरी साहब, आपने बुलाया? कमरे में आते ही उसने हाथ बांधते मुदबाना लहजे में कहा था। हाँ, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जिसके ठीक ठीक जवाब देने हैं। आपने समझ गए ना? जैन ने अपनी जगह से खड़े हुए कहा था और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किए थे और सैद लहजे में उसे कहा था, जिस पे उसने इस बात में सर हिलाया था। उसके इस अंदाज पे इस आदमी का माथा ठनका था और उसके दिल जोर जोर से पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी थी।
ये इंसानी फितरत है कि जब आपके दिल में चोर हो तो किसी की आम सी अंदाज में कही बात भी आपको घबराहट में मुब्तला कर देती है। और यहाँ तो फिर उसका लहजा साफ साफ बता रहा था कि क्या बात हो सकती है। यूं तो मुझे अच्छे बच्चों की तरह सीधी तरह बताएं, इस दिन बाबा साईं की बेहोशी के दौरान किसी ने लॉकर खोल के उसमें से पैसे निकाले? जैन ने बगैर किसी लगी लिपटी के सवाल मेन पूछा था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।